भाग एक सामान्य ज्ञान। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज या पृथ्वीराज? अजमेर शहर का संस्थापक था अजयराज। अजमेर शहर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज ने की थी। भटनेर किसका प्राचीन नाम है? श्री गंगानगर का, जोधपुर का, हनुमानगढ़ का या बीकानेर का? हनुमानगढ़ का। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना संबंधित है राजस्थान से होने वाले निर्यात को बढ़ाने से, एससी और एसटी वर्ग में स्त्री साक्षरता को बढ़ावा देने से, समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने से या एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने से। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना संबंधित है समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने से। राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है? घोटारू जैसलमेर में, कोलायत बीकानेर में, अलवर में या सीकर में? राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है? घोटारू जैसलमेर में मिलती है। राजस्थान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसलमेर जिले के मनिहारी टिब्बा, तनोट, घोटारू व डांडेवाला क्षेत्र में तथा बीकानेर जिले के बांदेवाला व बांदेवाला में हैवी क्रूड ऑयल के भंडार एवं बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी क्षेत्र में गुड़ा, कोसलू, बायतू, मंगला, नगर क्षेत्र में खनिज तेल। राजस्थान में नेहर खां की मीनार स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में या कोटा में? कोटा में। नेहर खान की मीनार कोटा में स्थित है। कोटा अपने महलों और उद्यानों के लिए भी जाना जाता है। कुरंजा, मूमल, केवड़ा इत्यादि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? मरुस्थलीय, मैदानी, पर्वतीय या तटीय? मरुस्थलीय। कुरंजा, मूमल, केवड़ा इत्यादि लोकगीत मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। कुरंजा मरुस्थलीय क्षेत्र का एक प्रमुख विरह गीत है। मूमल लौद्रवा की राजकुमारी थी। मरुस्थलीय क्षेत्र में महेंद्र मूमल की दंत कथाएं प्रसिद्ध है। जयपुर मीणा सुधार समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? बटावदा में, बड़ेचा में, सरदार शहर में या नीमका थाना, पूर्व सीकर में, वर्तमान जिला? जयपुर मीणा सुधार समिति की स्थापना नीमका थाना में की गई थी। 1930 में जयपुर राज्य ने रियासत में जरायम पेशा कानून लागू किया। इसके विरोध में जैन मुनि मगन सागर जी के नेतृत्व में मीणाओं का वृहत आंदोलन नीमका थाना सीकर में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना हुई। 31 दिसंबर 1945 को जरायम पेशा कानून रद्द करने की स्वीकृति मिली और मीणा आंदोलन समाप्त हुआ। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? जगत नारायण, के.डी. शर्मा, डॉक्टर संपूर्णानंद या पी.के. बनर्जी? राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे जगत नारायण। जयपुर की स्थापना कब की गई थी? 18 नवंबर 1727, 23 दिसंबर 1727, 1 नवंबर 1754 या 12 जुलाई 1627? जयपुर की स्थापना की गई थी 18 नवंबर 1727 को। जयपुर की शहर की स्थापना आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1729 ईस्वी में की थी। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1949 को, 16 अगस्त 1949 को, 20 अगस्त 1949 को या 22 सितंबर 1949 को? राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की स्थापना 22 सितंबर 1949 को हुई। 22 सितंबर 1949 को राजपत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश की धारा 1(3) की पालना में नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन किया गया था। अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना दिनांक 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी के मुंशी ने, जे.बी. कृपलानी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने? उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अप्रैल 1927 में
देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं की एक बैठक पूना में हुई, जिसमें मई 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन गुजरात में बुलाना तय किया गया। परंतु गुजरात में आई भयंकर बाढ़ के कारण इसका प्रथम अधिवेशन 17-18 दिसंबर 1927 को मुंबई में हुआ। विशुद्ध रूप से पुरुष द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? गीदड़, घूमर, डांडिया या कथक? विशुद्ध रूप से पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गीदड़। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना 1974 में कहाँ की गई? आमेर में, उदयपुर में, सवाई माधोपुर में या करौली में? राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना 1974 में उदयपुर में की गई। वर्तमान में इसका मुख्यालय भी उदयपुर में है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में या करौली में? केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। 1965 में बीकानेर में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापित की गई। यह एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। राजस्थान के बीकानेर में सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1948 में, 1956 में, 1978 में या 1991 में? 1978 में। राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जून 1978 को भैरों सिंह शेखावत के द्वारा की गई। अब तक 7 औद्योगिक नीतियां बन चुकी है। 7वीं नीति 1 जुलाई 2019 को घोषित की गई थी। डाबड़ा कांड किस क्षेत्रों के किसानों से संबंधित है? अलवर, भरतपुर, सीकर या जोधपुर? डाबड़ा कांड सीकर के किसानों से संबंधित है। जागीरदारों के जुल्मों के विरुद्ध किसान सभा एवं मारवाड़ लोक परिषद ने 13 मार्च 1947 ईस्वी को डीडवाना परगने के डाबड़ा गांव में एक संयुक्त अधिवेशन किया, जिस पर पुलिस हमले से 12 लोगों की मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कृषक आंदोलन और नेता। बेंगू कृषक आंदोलन के नेता रामनारायण चौधरी, बूंदी के नयनूराम शर्मा, बिजोलिया के विजय सिंह पथिंग, बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बीकानेर। बीकानेर के नरोत्तम लाल जोशी नेता नहीं थे। बोल्शेविक समझौते का संबंध किस आंदोलन से है? बिजोलिया, वागड़ आंदोलन, बेंगू आंदोलन या मारवाड़ आंदोलन? बेंगू आंदोलन। बोल्शेविक समझौते का संबंध बेंगू आंदोलन से। राजस्थान में पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन: पधारो मारे देश राजस्थान, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, जाने क्या दिख जाए, कुछ दिन तो गुजारे राजस्थान में, रंगीला राजस्थान। वर्तमान टैगलाइन है राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की: पधारो मारे देश राजस्थान, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। 29 जनवरी 2019 को पर्यटन विभाग के द्वारा नया लोगो पधारो मारे देश जारी किया गया। पर्यटन विभाग के लोगों में अंग्रेजी में राजस्थान, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया तथा हिंदी में राजस्थान भारत का अतुल राज्य अंकित है। केसरी सिंह बारट द्वारा सशस्त्र क्रांति के संचालन का कार्य कहाँ से किया गया? झुंझुनू से, अलवर से, भरतपुर से या कोटा से? कोटा से। उदयपुर के महाराणा से मतभेद होने के कारण केसरी सिंह ने सशस्त्र क्रांति का संचालन कोटा से किया। ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। केसरी सिंह बारट ने अभिनव भारत समिति की शाखा भी राजस्थान में स्थापित की थी।
अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? प्रतिवर्ष पहली रजब से 9 रजब तक, मुहर्रम के 2 माह तक, रमज़ान के 2 माह और 10 दिन बाद या रमज़ान के 4 माह बाद। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला कब लगता है? रमज़ान के 4 माह बाद लगता है। ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह अजमेर में है, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय मक्का से भारत आए थे। इनकी याद में प्रतिवर्ष पहली रजब से 9 रजब तक उर्स बढ़ता है। इस उर्स की शुरुआत या उद्घाटन भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। तो उर्स कब लगता है? प्रतिवर्ष पहली रजब से 9 रजब तक। ऑप्शन ए। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति द्वारा निर्मित हुआ है। अकबर का किला अजमेर, जयगढ़ दुर्ग जयपुर, चित्तौड़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ या नाहरगढ़ जयपुर। मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति द्वारा निर्मित हुआ है अकबर का किला अजमेर। राजस्थान का अकबर का किला एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मुस्लिम पद्धति से निर्मित है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया। इसे मैगजीन का किला, अकबर का दौलत खाना व राजपुताना म्यूजियम आदि नामों से जाना जाता है। किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया? 1987 में, 1964 में, 1982 में या 1984 में? 1984 में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूर्व मूल नाम राजस्थान नहर था, जिसे 2 नवंबर 1984 में परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया था। कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? लूनी नदी, चंबल नदी, माही नदी या बनास नदी? चंबल नदी। राजस्थान की कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? चंबल नदी। निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? माही परियोजना, सतपुड़ा परियोजना, छपड़ा परियोजना या सूरतगढ़ परियोजना? माही परियोजना। माही जल विद्युत परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। बांसवाड़ा के माही बजाज सागर बांध पर स्थापित 2 विद्युत गृहों से राज्य को 140 मेगावाट विद्युत आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। सांसी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल से मानी जाती है। इस जाति के लोग खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। सांसियों में विधवा विवाह प्रचलित नहीं है। कौन सा कथन सत्य है? सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल से मानी जाती है। सांसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर में पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। यह जनजाति बीजा व माला नामक 2 उपजातियों में बटी हुई है। भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? जालोर में, जैसलमेर में, नागौर में या कोटा में? भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोटा में। भारत सरकार का यह उपक्रम कोटा जिले में मशीन एवं यंत्र निर्माण हेतु 1965 में स्थापित किया गया। इसकी सहायक इकाई राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कनकपुरा जयपुर में टेलीविजन सेट्स निर्माण हेतु 1982 से 83 में स्थापित की गई। धरती धोरारी व पाथल पीथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता थे माणिक्यलाल वर्मा, पंडित भरत व्यास, तारा प्रकाश जोशी या कन्हैयालाल सेठिया। सुजानगढ़ चूरू में 1919 में जन्मे कन्हैयालाल सेठिया ने धरती धोरारी, पीथल पाथल, लील टांस, निंग ग्रंथ तथा शबद ग्रंथों की रचना की। राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले सेठिया का निधन 16 नवंबर 2008 को हुआ। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 में राणा सांगा और किसके मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सांगा के सैनिक जीते थे?
अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ, इब्राहिम लोदी की सेना के साथ, या बाबर की सैनिकों के साथ, या अकबर के सैनिकों के साथ? बाबर के सैनिकों के साथ। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 राणा सांगा और बाबर के बीच। राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बंगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, सुरलिया कान में पहना जाता है, फीणी को टखने में पहना जाता है और पोलरा को पैरों में पहना जाता है। कौन सा कथन गलत है? फीणी को टखने में नहीं पहना जाता। फीणी, बोरला, शीशफुल, रखड़ी, तावीत, मेमन आदि सिर व मस्तक के आभूषण हैं। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया कौन है? गोगाजी, जसनाथ जी, पाबू जी, या कोई नहीं? गोगाजी हैं। राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया गोगाजी हैं। निम्न में से सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? सिरोही, नागौर, बाड़मेर, चूरू। बाड़मेर। सबसे कम लिंगानुपात बाड़मेर का है। 2011 में बाड़मेर जिले का लिंगानुपात सबसे कम यानी 902 था। एक बार गोगाजी के बारे में देख लेते हैं। गोगाजी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। इन्होंने अपने मौसेरे भाई अर्जन सुरजन तथा उनकी सहायता कर रहे मुसलमानों से गायों को मुक्त कराने के लिए किए गए संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित हैं? जोधपुर से, कोटा से, जैसलमेर से, या बाड़मेर से? कोटा से। कोटा की स्वतंत्रता सेनानी नगेंद्र बाला 1960 ईस्वी में देश में कोटा की जिला प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला थी। वे 2 बार विधायक के पद पर भी रही हैं। निम्न में से कौन सा युग्म में सुमेलित है? शीतला माता मेला चाकसू जयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को, गौतमेश्वर महादेव मेला अरनोद प्रतापगढ़ में, मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में। उपरोक्त सभी। किस विद्वान ने भीलों को वनपुत्र कहा है? गौरीशंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा, कर्नल जेम्स टोड, या जॉर्ज थॉमस? भीलों को वनपुत्र किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है। पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से, सहकारी समिति व्यवस्था के अध्ययन से, मुस्लिम समुदाय की समस्या के अध्ययन से, या उच्च शिक्षा की स्थिति के अध्ययन से? पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। सादिक अली समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, या बीकानेर? स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के निवासी थे। राजस्थान के सपूत सागरमल गोपा, धरती के सपूत स्वतंत्रता सेनानी व वीर शहीद ने 4 अप्रैल 1946 को अपनी अंतिम सांस ली थी। गोपा के बलिदान से जैसलमेर तथा निकटवर्ती क्षेत्र की जनता को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरणा मिली थी। किस महल की सुंदरता के बारे में एडविन अर्नाल्ड ने लिखा है कि अलादीन का जिन भी इससे अधिक सुंदर महल का सृजन नहीं कर सकता था? जल महल, आमेर महल, डीग महल, या हवा महल? हवा महल के लिए कहा था। किस माता के मंदिर को कपाल पीठ भी कहा जाता है? दधिमती माता नागौर, सुंधा माता जालोर, घेवर माता राजसमंद, धनोप माता भीलवाड़ा? किस माता के मंदिर को कपाल पीठ भी कहा जाता है?
दधिमती माता नागौर मंदिर को कपाल पीठ भी कहा जाता है। दधिमती का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर में है। कपाल पीठ। राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? हरि सिंह, तात्या टोपे, जयदयाल या ठाकुर कुशाल सिंह? ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वंश भास्कर मुरारीदान, पृथ्वीराज रासो जलहण, वीर विनोद अत्रि भट्ट, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महेश भट्ट? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वीर विनोद अत्रि भट्ट ने नहीं लिखी थी। वीर विनोद के लेखक कवि श्यामल दास हैं। वंश भास्कर मुरारीदान, पृथ्वीराज रासो जलहण, वीर विनोद कविराज श्यामल दास, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महेश भट्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या राज्य के मुख्य सचिव द्वारा। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। हनुमानगढ़, चंबल नदी, नेहरू गार्डन, फतेह सागर, बांकली। सॉरी आरपीएससी के अध्यक्ष को निलंबित कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष व सदस्यों को राज्यपाल निलंबित कर सकता है। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। हनुमानगढ़, चंबल नदी, नेहरू गार्डन, फतेह सागर, बांकली बांध, सूकड़ी नदी, कांकरेज नस्ल की गाय। असंगत है इसमें ऑप्शन है हनुमानगढ़, चंबल नदी हनुमानगढ़ में नहीं है। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था 26 जनवरी 1952 को, 2 फरवरी 1952 को, 3 मार्च 1952 को या 15 मार्च 1952 को? 3 मार्च 1952 को प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था राजस्थान में। श्री टीकाराम पालीवाल राज्य के प्रथम लोकतांत्रिक निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1952 तक रहा। तो वहीं ये दौसा जिले से संबंधित थे, जिन्हें उप मुख्यमंत्री के रूप में भी 1952 से 1954 तक काम किया। 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे हीरालाल शास्त्री, राधा कृष्ण बोहरा, अर्जुन लाल सेठी या माणिक्य लाल वर्मा। 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे अर्जुन लाल सेठी। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। इन्होंने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति की अलख जगाई। इन्होंने जयपुर में सन 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उसके तत्वावधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, दीफू दर्रा आंध्र प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर। इसमें गलत कथन है। दीफू दर्रा आंध्र प्रदेश में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से सही युग्म को पहचानिए। लोनार झील महाराष्ट्र, चिल्का झील उड़ीसा, लोकटक झील मणिपुर। उपरोक्त सभी सही युग्म है इसमें, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से सही युग्म को पहचानिए। पेरियार अभ्यारण्य केरल, मानस राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान केरल, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
उत्तर प्रदेश। सही युग्म को पहचानना है। इसमें सही युग्म है ऑप्शन 1 पेरियार अभ्यारण्य केरल में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। हेलरू नामक सामाजिक सहकारी संस्था का संबंध राजस्थान में किस जनजाति से है? सहरिया से, गरासिया से, डामोर से या कंजर से? गरासिया से। हेलरू नामक सामाजिक सहकारी संस्था का संबंध डामोर से है, गरासिया से है। हेलरू नामक सामाजिक सहकारी संस्था का संबंध राजस्थान की गरासिया जनजाति से है। किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? सूखे सागौन वन, एनोगैसिस पेंडुला वन, मिश्रित पर्णपाती वन या बोसवेलिया वन? मिश्रित पर्णपाती वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं। पीएम मोदी BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे? मस्कट, रियाद, तेहरान, अबू धाबी? अबू धाबी में। हाल ही में 12वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? पंजाब, त्रिपुरा, राजस्थान, हरियाणा? त्रिपुरा में हुआ। 12वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन अगरतला, त्रिपुरा में हुआ। हाल ही में स्कॉटलैंड में आयोजित वीमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? निया चियू ने, आध्या बुदिया ने, रॉबिन मैकअल्पाइन ने या अनाहत सिंह ने? स्कॉटलैंड में आयोजित वीमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह। हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? आइसलैंड ने, नॉर्वे ने, डेनमार्क ने या स्वीडन ने? स्वीडन ने। हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास स्वीडन ने किया है। भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में या उत्तराखंड में? भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 आरंभ होगा राजस्थान में। डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और UAE के मध्य राजस्थान में। अंडमान एवं निकोबार द्वीपों को पृथक करने वाली जल राशि है 14 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, कोको जल डमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी? 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार द्वीपों को पृथक करने वाली जल राशि है 10 डिग्री चैनल। हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है शिवालिक, पार हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय? पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है लघु हिमालय। लघु हिमालय इसे हिमाचल में धौलाधर, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, नेपाल में महाभारत और उत्तराखंड में नागतिबा कहा जाता है लघु हिमालय को। कश्मीर घाटी एवं डल झील इन दोनों के मध्य स्थित है। बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल, शिवालिक एवं पीर पंजाल, महान हिमालय एवं ट्रांस हिमालय, महान हिमालय एवं काराकोरम। कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दोनों के मध्य स्थित है? बृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य है कश्मीर घाटी और डल झील। डफला व मिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में या असम में? डफला व मिरी पहाड़ियाँ स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। डफला व मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डफला पहाड़ियाँ असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिमी भाग पर स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है
जहाँ डफला जनजाति रहती है। मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में स्थित है। छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? डेल्टा, नहरें, सहायक नदियाँ या जलप्रपात? सहायक नदियाँ कहते हैं। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र को अपवाद द्रोणी कहते हैं। कौन सी मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है? उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में काली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, जलोढ़ मृदा। लेटेराइट मृदा यह पकी ईंट जैसी लाल रंग की मिट्टी होती है जिसमें कंकड़ों की प्रधानता रहती है। लेटेराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? अतिचारण, ओवरग्रेजिंग, बाढ़, फ्लड्स, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, वन रोपण, फॉरेस्टेशन। वन रोपण मृदा अपरदन का कारण नहीं है। सिंचाई, नहरें राज्य में कौन सा सुमेलित नहीं है? उकाई नहर गुजरात में, घाट प्रभा कर्नाटक, बेतवा झारखंड, वेनगंगा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। कौन सा सुमेलित नहीं है? बेतवा झारखंड में नहीं है, बेतवा मध्य प्रदेश में है, उकाई गुजरात में है, घाट प्रभा कर्नाटक में है, वेनगंगा नहर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है किसके रूप में जाना जाता है? नोहक, किलकाई, शिव समुद्रम, जोग या बरेही पानी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है ये जाना जाता है शिव समुद्रम के रूप में। कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी तट पर स्थित शिव समुद्रम प्रपात को आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता रहा है। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है राजस्थान। भारत प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली पश्चिम नदी नर्मदा का बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा बनता है? कृष्णा नदी द्वारा, ताप्ती नदी द्वारा, नर्मदा नदी द्वारा या यमुना नदी द्वारा? धुआंधार जलप्रपात बनता है नर्मदा नदी द्वारा। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है। गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? कोसी, यमुना, गंडक, घाघरा। बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है, यमुना नहीं है। यमुना दाएं किनारे की सहायक नदी है। दाहिने तट पर आकर मिलने वाली यमुना, इसकी सहायक चंबल, बेतवा, कालीसिंध, केन आदि यमुना के साथ कर्मनाशा, सोन, दामोदर दाई सहायक नदियां हैं। बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। नदी जो कि गंगा नदी तंत्र का अंग नहीं है? घाघरा, कोसी, गंडक, चिनाब गंगा नदी तंत्र का अंग नहीं है। हाल ही में इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट का किससे प्रक्षेपित किया है? PSLV C56 से, PSLV C57, PSLV C58 या PSLV C59? PSLV C58 58 एक्सोपेट को प्रक्षेपित किया है। हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स ने, नासा ने, जाक्सा ने या इसरो ने? स्पेसएक्स ने। सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? चीन में, USA में, ऑस्ट्रेलिया में या ब्रिटेन में? USA में। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार USA में खोजा गया है। हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है?
ग्रीनलैंड, नॉर्वे, ब्रिटेन या डेनमार्क? डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम या सिंगापुर? वियतनाम। हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने वियतनाम देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है। प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को या 4 जनवरी को? प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? उत्तर प्रदेश। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश का। भाग 2 सामान्य विज्ञान। पहला प्रश्न, कौन सा कार्बन यौगिक अधिक हानिकारक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, CO3 या H2CO3? कौन सा कार्बन यौगिक अधिक हानिकारक है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक हानिकारक है। निम्नांकित में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन धारण शक्ति को घटा देती है? CO2, H2O, SO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक स्थिर उत्पाद कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाने के लिए ऑक्सीजन की तुलना में कई बार रक्त के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों से एक गैस उत्सर्जन मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या मीथेन? कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यूरोपीय संघ द्वारा कुछ मानकों का निर्धारण किया गया, जो यूरो मानक यूरो नॉर्म्स कहलाते हैं। ये मानक यूरोप के सभी वाहनों पर लागू होते हैं। यूरोपीय संघ ने जुलाई 1992 में यूरो 1 मानक, जनवरी 1996 में यूरो 2 मानक तथा जनवरी 2000 में जनवरी 2000 में यूरो 3 मानक और इसके बाद समय समय पर ये मानक लागू किए जा रहे हैं। यूरो मानक में मुख्यतः 4 प्रदूषक पदार्थों कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड व धूलकण का समावेश किया जाता है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? हीलियम, नाइट्रोजन, जिनॉन या अमोनिया? हीलियम गैस को। गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम लगभग 1:4 के मिश्रण के रूप में दिया जाता है। क्योंकि यह रक्त में बहुत कम विलेय है, श्वसन पीड़ित रोगियों को भी यह गैस दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? मीथेन, फॉस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड? वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र H2S है। यह एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध सड़े अंडे जैसी होती है। यह गैस हवा में भारी, बहुत विषैली, ज्वलनशील, विस्फोटक व संक्षारक कैरोसिव होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। प्राथमिक वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन या सल्फर डाइऑक्साइड? प्राथमिक वायुमंडलीय प्रदूषक गैस सल्फर डाइऑक्साइड है।
सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक वायु प्रदूषक है। प्राथमिक वायु प्रदूषक सीधे वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषकों में सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि शामिल हैं। ओजोन प्रकाश, रासायनिक स्मोग और पीओपी द्वितीयक वायु प्रदूषक हैं। कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है। अमलगम मिश्र धातु है कॉपर और टीन की, मरकरी की, लेड और टीन की या कॉपर और जिंक की। अमलगम मिश्र धातु है मरकरी की। पारा अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है, जैसे डेंटल अमलगम, सिल्वर मरकरी अमलगम को कहते हैं, पोटेशियम अमलगम, सोडियम अमलगम, गोल्ड अमलगम, एल्यूमिनियम अमलगम इत्यादि। पारे का उपयोग अमलगम, थर्मामीटर और सिंदूर बनाने में किया जाता है। हेरोइन का रासायनिक नाम है मार्फिन डाइएसीटेट, मार्फिन मोनोएसीटेट, मार्फिन डाइबेंजोएट, मार्फिन मोनोबेंजोएट। मार्फिन डाइएसीटेट हेरोइन का रासायनिक नाम है मार्फिन डाइएसीटेट। हेरोइन में मार्फिन भी होता है, जो मेडिकल क्षेत्र में पेन किलर दवा के रूप में काम में लिया जाता है। अफीम और एसिटिक मिलाकर हेरोइन तैयार की जाती है। इसका केमिकल फार्मूला डाइएसिटिल है। कैलामिन किस धातु का अयस्क है? जस्ता, लोहा, तांबा या सोना। कैलामिन किस धातु का अयस्क है? जस्ता का अयस्क है। कैलामिन जस्ता धातु का अयस्क है। कैलामिन जिंक CO3 जस्ते का अयस्क है, जिसमें जस्ते की मात्रा 54% होती है। हीमोग्लोबिन में धातु होती है। प्रश्न 11वां, निम्न में से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 4s1 है? निकल, जस्ता, तांबा या कैडमियम। तांबा का धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 4s1 है लास्ट में। कॉपर का संभावित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D9 4s2 होना चाहिए, जबकि इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 4s1 है। निम्न में से हीमोग्लोबिन में धातु होती है? मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में आयरन धातु होती है। हेम ग्रुप द्वारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन में ऑक्सीजन ले जाई जाती है। यह हेम ग्रुप एक जटिल धातु है, जिसके साथ आयरन एक केंद्रीय धातु एटम होता है, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को संयुक्त या मुक्त कर सकता है। तांबा, जस्ता, चांदी की तुलना में लिथियम अधिक क्रियाशील धातु है। निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है लिथियम। लिथियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है निम्न में से। तांबा, जस्ता, चांदी की तुलना में लिथियम अधिक क्रियाशील धातु है। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित में मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है? बिथियोनॉल, सोडियम लॉरेल सल्फेट, रेजिन, सोडियम डोडेसिल्बेजिन सल्फोनेट, बिथियोनल। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। किस मिश्रण के कारण पाया जाता है? बिथियोनॉल के कारण। बिथियोनॉल के कारण साबुन में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? आइसोप्रेन, ब्यूटेन, ग्लिसरीन या इथाइलिन ग्लाइकोल। साबुन का सह उत्पाद है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन साबुन का सह उत्पाद है। निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है?
सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात में तारों की टिमटिमाहट, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट में पहले दिखाई पड़ना। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना अपवर्तन का परिणाम नहीं है। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत प्रकाश की प्रकीर्णन क्रिया के कारण होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। विकल्पों में दी गई अन्य घटनाएं प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। स्वच्छ प्रकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश किस कारण से नीला होता है? सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्घ्य के प्रकीर्णन से आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश अनेक रंगों से युक्त होता है। इनमें से 7 रंगों को हमारी आंखें देख सकती है, जो इस प्रकार है: बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इनमें बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग का सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना प्रकीर्णित हुए पृथ्वी तक पहुंच जाता है, पर नीला प्रकाश हवा में मौजूद गैस अणुओं, धूल कणों आदि से प्रकीर्णित हो जाता है और बहुत देर तक हवा में ही बना रहता है। इस प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वायुयान के विशेष रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। प्रकाश की नीली तरंगें बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, न कि बैंगनी। गीले बालों में घुमाया हुआ कंगा कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित नहीं करता है। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्रायः जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। कौन सा कथन असत्य है इसमें से? ऑप्शन 2, प्रकाश की नीली तरंगें बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, न कि बैंगनी। सेकंड ऑप्शन असत्य है। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला, नीला, नारंगी या लाल? काला दिखाई देगा। जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के तल पर खड़े होते हैं तो वहां से आकाश उन्हें काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल न होने के कारण वहां पर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, जिससे आकाश काला दिखाई देता है। वास्तव में पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने पर वायुमंडल के अनुपस्थित होने के कारण अंतरिक्ष में सभी स्थानों पर आकाश काला दिखाई देता है। वस्तुतः प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है और प्रकाश का प्रकीर्णन धूल के कणों द्वारा होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला या काला? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। घरेलू विद्युत उपकरणों पर आजकल सितारे 5 सितारों तक अंकित किए जाते हैं। इन उपकरणों पर अंकित सितारे व्यक्त करते हैं कि सितारों की संख्या जितनी अधिक होती है, उस उपकरण की उपयोग अवधि अधिक होती है, उस उपकरण की ऊर्जा दक्षता उच्चतर होती है, उस उपकरण की कार्य क्षमता बेहतर होती है। उस उपकरण की ऊर्जा दक्षता उच्चतर होती है। तो सितारे ऊर्जा दक्षता को बताते हैं। घरेलू विद्युत उपकरण जैसे एसी, फ्रिज, गीजर, वॉशिंग मशीन आदि पर स्टार लगे हुए होते हैं। इन स्टार की संख्या 1 से 5 तक होती है। स्टार लेबल बड़े और छोटे आइटम के हिसाब से होते हैं। इन स्टार का मतलब बिजली की सेविंग से होता है, यानी जितने ज़्यादा स्टार उतनी ज़्यादा सेविंग। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी
BEE इन स्टार रेटिंग को जारी करता है। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है क्लिस्ट्रॉन एवं मैग्नेट्रॉन ट्यूब, क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, मैग्नेट्रॉन ट्यूब या ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। मैग्नेट्रॉन ट्यूब। मैग्नेट्रॉन अधिक शक्ति की सूक्ष्म तरंगें पैदा करने वाली एक निर्वात नलिका वैक्यूम ट्यूब है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की धारा पर चुंबकीय क्षेत्र की सक्रियता से सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न की जाती है। इनका उपयोग माइक्रोवेव ओवन एवं राडार के विभिन्न रूपों में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? एल्यूमीनियम, तांबा, चांदी या सोना? विद्युत का अच्छा सुचालक है चांदी। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें सुचालक कहते हैं। जैसे लगभग सभी धातुएं, अम्ल, क्षार, लवणों के जलीय विलयन, मानव शरीर आदि विद्युत चालक पदार्थों के उदाहरण हैं। चांदी सबसे अच्छा सुचालक है। तांबा, एल्यूमीनियम आदि चालकता में अग्रणी है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है 100 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 से 1500, 2000 से 2500 या 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा किया गया था। यह ताप दीप्ति गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन ताप दीप्ति कहलाता है। यह ताप दीप्ति के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने वाला एक उपकरण है। इसमें एक कांच के बल्ब के अंदर टंगस्टन धातु का एक पतला फिलामेंट या तंतु तार लगा होता है, जिसमें होकर जब विद्युत धारा बहती है तब यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। टंगस्टन के तंतु के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात कर दिया जाता है। कभी कभी पूर्णतः निर्वात न करके उसके अंदर नाइट्रोजन या आर्गन गैस भर दी जाती है ताकि उच्च ताप पर टंगस्टन का वाष्पीकरण न हो। विद्युत बल्ब में तंतु फिलामेंट के लिए टंगस्टन धातु के प्रयोग किए जाने का मुख्य कारण टंगस्टन धातु का उच्च गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस है। धारा प्रवाहित किए जाने पर तंतु का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है अनंत, अल्प, उच्च या शून्य। अनंत। अर्धचालक विद्युत चालन की क्षमता के आधार पर अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालकों एवं कुचालकों के मध्य होती है। जर्मेनियम व सिलिकॉन, सेलेनियम तथा मिश्र धातु, गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि अर्धचालक पदार्थ हैं। अर्धचालकों की विशेषता है कि ताप बढ़ाने से इनकी प्रतिरोधकता घटती है अर्थात चालकता बढ़ती है। परम शून्य ताप के निकट अर्धचालक पूर्णतः कुचालक होते हैं अर्थात उनकी चालकता शून्य व प्रतिरोधकता अनंत होती है। परम शून्य ताप पर एक अर्धचालक एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है। 105 ओम इनवर्स, 10 ओम इनवर्स, 10 से 5 ओम इनवर्स या शून्य। अर्धचालक की चालकता ताप 0 केल्विन ताप पर शून्य होती है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? उष्ण वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, वाष्पन शीतलन या वायु पुनर्जलीकरण। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? वाष्पन शीतलन पर। कूलर द्वारा ठंडी हवा प्रदान करना वाष्पन शीतलन पर आधारित है। दरअसल जब कूलरों में बाहर की गर्म हवा पानी के ऊपर से गुजरती है तो पानी बाहर की हवा से ऊष्मा लेकर वाष्पित हो जाता है।
इस प्रकार ऊष्मा के विनिमय के कारण हवा का तापमान कम हो जाता है और हमें शीतल हवा प्राप्त होती है। आंवला तथा हरी मिर्च किसके स्रोत हैं? विटामिन सी के, विटामिन डी के, विटामिन ई के या विटामिन ए के? आंवला तथा हरी मिर्च किसके स्रोत हैं? विटामिन सी के स्रोत हैं। आंवला तथा हरी मिर्च विटामिन सी के स्रोत हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई? छिली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है विटामिन सी। मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में 4 वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के तथा 9 जल में घुलनशील विटामिन हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 तथा विटामिन सी होते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। उपकला एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए विटामिन ई विशेषतः महत्वपूर्ण है। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन है। यह कोशिका कला की सुरक्षा, जननिक एपिथीलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती है। टोकोफेरोल विटामिन ई कौन से पशु के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बकरी, ऊंट, गाय या भैंस? बकरी के दूध में। टोकोफेरोल यानी विटामिन ई बकरी के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है? अनाज, मिलेट एवं दालें, सब्जी एवं फल, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, अंडा, मांस, मछली, तेल व वसा एवं दृढ़ फल व तिलहन। किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है तेल व वसा एवं दृढ़ फल व तिलहन। भोजन में ऊर्जा का स्रोत प्रोटीन एवं वसा होते हैं। किलो कैलोरी प्रति ग्राम के आधार पर प्रचुरतम ऊर्जा तेल व वसा तथा दृढ़ फल व तिलहन में होती है। विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वानिकी पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय घास भूमि या सागर पारिस्थितिकी तंत्र? सागर पारिस्थितिकी तंत्र विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, उल्टा तथा सीधा दोनों। हमेशा सीधा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है बहुदिशीय, कोई विशेष दिशा नहीं, द्विदिशीय या एक दिशीय। एक दिशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कथन ए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। कथन बी, खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई सामान्यतया 3 या 4 पोषी स्तरों तक सीमित रहती है। दोनों कथन सही है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई सामान्यतः 3 या 4 पोषी स्तरों तक सीमित रहती है। कौन सा कथन सत्य है? समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड प्रायः सीधे होते हैं। घास के मैदान का पिरामिड प्रायः उल्टा होता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं। ऊर्जा पिरामिड सदैव उल्टा होता है। कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं। ऑप्शन 3। ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर तक लगातार ऊर्जा में वृद्धि होती है, समान रहती है, उतार चढ़ाव रहता है या कमी होती है? ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। आहार श्रृंखला में किसी पोषण रीति से अगली पोषण रीति तक ऊर्जा के स्थानांतरण से ऊर्जा में लगातार कमी आती रहती है। कुछ ऊर्जा पोषण रीति के प्रत्येक स्तर पर जीव अपनी वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं तथा कुछ ऊष्मा के रूप में मुक्त हो जाती है।
अर्थात ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे तक लगातार ऊर्जा में कमी होती है। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें छोटी अथवा कांटेनुमा पत्तियां होती है, रसाल स्तंभ होता है, पत्तियों में वसा का संग्रहण होता है या लंबी मसूला जड़ होती है। फ्रिएटोफाइट्स ऐसे पादप हैं जिनमें लंबी मूसला जड़ होती है। फ्रिएटोफाइट्स एक गहरे जड़ वाला पौधा होता है। ये पौधे जमीन पर एक निरंतर स्रोत से अपने पानी को अवशोषित करता है। यह पौधा शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पीने और कृषि जल के स्थान को ढूंढने में मार्गदर्शक साबित होता है। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं अधिपादपीय, लवणोद्भिद, मरुद्भिद या शैलोद्भिद। चट्टान पर उगने वाले पादप शैलोद्भिद ऐसे पौधे जो धरातल की कठोर चट्टानों पर उगते हैं तथा जल के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, शैलोद्भिद कहलाते हैं। जलोद्भिद पौधे जल में या अति आर्द्र भाग में पैदा और विकसित होते हैं। अधिपादपीय ये पौधे बड़े वृक्षों के तने, शाखाएं, दरारों, कोटरों, छाल आदि में उपस्थित मिट्टी में उपज जाते हैं और उसी से अपनी जड़ चिपकाकर रखते हैं। लवणोद्भिद ऐसे पादप या पौधे हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा तथा विकसित होते हैं, लवणोद्भिद कहलाते हैं, जैसे साल्ट मार्श घास। मरुद्भिद ऐसे पौधे जो शुष्क स्थान या रेगिस्तान क्षेत्रों में उगते और विकसित होते हैं, मरुद्भिद कहलाते हैं। इन पौधों के विकास में जल की आवश्यकता न के बराबर होती है, जैसे नागफनी, यूफोर्बिया, कैक्टस, कैजुराइना। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम, सैनिटेरियम, सभागार या प्लेनेटेरियम। स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। हर्बेरियम पादपलय एक ऐसी जगह है जहाँ शुष्क और परिरक्षित पादप प्रतिरूपों का संकलन अथवा संग्रहण किया जाता है। अर्थात हर्बेरियम अध्ययन के लिए सूचीबद्ध व्यवस्थित रूप से संरक्षित पेड़ पौधों का संग्रह है। एक हर्बेरियम एक संग्रहालय के भांति पौधों के लिए जन्म प्रमाण पत्र, नामकरण तथा उनकी प्रजाति के बारे में सभी जानकारी संभल कर रखता है। निम्नांकित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? बोहिनिया वेरीगेटा को, जेकेरांडा, मेमोसाफोलिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, टेक्टोना ग्रांडिस। जंगल की आग किसे कहा जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा टाक, पलाश, परसा, टेसू, केसू एक वृक्ष है जिसके फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं। इसके आकर्षक लाल फूलों के कारण ही इसे जंगल की आग कहा जाता है। सफ़ेद व पीले रंग के फूल वाले पलाश के पेड़ भी होते हैं। पलाश का फूल उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। जंगल की आग। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में या चमगादड़ों में। फिरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में पाए जाते हैं। फिरोमोन्स कीटों से स्रावित या उत्सर्जित रासायनिक कारक हैं। अपने विपरीत लिंग वाले कीट को संभोग हेतु आकर्षित करने के लिए कीट इस रसायन का उत्सर्जन करते हैं। आजकल कृषि को कीटों से बचाने हेतु फिरोमोन्स विद्या की मदद ली जाती है, जिससे सामान्यतः फिरोमोन्स ट्रैप भी कहते हैं। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? मत्स्य, स्तनपायी, सरीसृप या उभयचर? स्तनपायी। व्हेल स्तनपायी में आता है। व्हेल विशालतम स्तनधारी प्राणी है जिसकी लंबाई 32 मीटर तथा वजन 150 टन तक होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या गैलीलियो का गति विषयक नियम। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। न्यूटन की गति का
विषयक प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। द्वितीय नियम है F बराबर a में तथा तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या संवेग के नियम का पालन? एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है? न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करती है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, अतः अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में होता है विरामावस्था को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका ऊपरी भाग जड़त्व के नियम के कारण अपनी गति को बनाए रखना चाहता है, इसलिए बस के रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने? जड़त्व का नियम सर्वप्रथम दिया गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। बाद में न्यूटन ने जड़त्व पर विस्तृत नियम का प्रतिपादित किया। न्यूटन के गति के 3 नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल एवं उस वस्तु की गति के बीच संबंध बताते हैं। गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिमान है तो स्थिर वेग से गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन के अनुसार पदार्थ का एक प्राकृतिक गुण है जो उसी गति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा? साइकिल, स्कूटर, कार या ट्रक? किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा? ट्रक का। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या दोलन रुक जाएगा? दोलन काल कम हो जाएगा। मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया। वह पादप था मक्का, बीन, हिरेसियम या एंटीराइनम? वह पादप था हिरेसियम। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया। वह पादप था हिरेसियम। हिरेसियम का सामान्य नाम हॉकवीड है। इसका जीनस सूरजमुखी परिवार से संबंधित है जिसे एस्टेरसिया के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के अलावा हिरेसियम पर भी प्रयोग किया और बताया कि हिरेसियम बीज के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। हिरेसियम की पहली पीढ़ी अपनी उत्पादक पौधे के समान है। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किसके अवलोकनों पर आधारित है? एकल संकरण, द्विसंकरण, परीक्षण संकरण या बैंक संकरण? द्विसंकरण पर। आनुवांशिकता की पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी प्रयोग के लिए उद्यान मटर पौधे को चुना। आनुवांशिकता के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी गेर्गर जोहान मेंडल 1822 से 1884 जीवन काल था इनने दी थी, इसलिए इन्हें आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। मेंडल ने आनुवांशिकी प्रयोग के लिए उद्यान मटर पौधे को चुना। उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सैटाइवम है। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों फिर 2 जोड़े विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे टीटी एवं बोनेट टीटी पौधे के बीच क्रॉस कराया तथा द्विसंकरीय क्रॉस मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए तथा द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज RRYY व हरे व झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधों के बीच क्रॉस कराया। इसमें गोले तथा पीले बीज प्रभावी होते हैं। एकल संकर संकरण, एक जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस एकल संकरण कहलाता है।
द्विसंकर संकरण, दो जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस द्विसंकर संकरण कहलाता है। परीक्षण संकरण, जब F2 पीढ़ी के विषम युग्मजीय संकर का संकरण समयुग्मजीय अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल किस मूल के वैज्ञानिक थे? ऑस्ट्रियाई मूल, रूसी मूल, जर्मन मूल या ऑस्ट्रेलियाई मूल? ऑस्ट्रियाई मूल के थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रियाई मूल के थे। मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे? मटर, टमाटर, आलू या प्याज? मटर। ग्रीगर मेंडल ने आनुवांशिकता प्रयोग के लिए किस पादप का प्रयोग किया था? पाइसम सेटाइवम, टिट्रिकम एस्टिवम, ओराइजा सेटाइवा, गैसिपियम हिर्सुटम? पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया? 5, 7, 9 या 3? 7 जोड़ी। मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे का कौन सा लक्षण आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए नहीं चुना था? बीज का रंग, फूल का रंग, फली का रंग या तने का रंग? तने का रंग। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? 10, 7, 8 या 9? 7। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन असॉर्टमेंट का सिद्धांत किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम 9:3:3:3:1 के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फोनोटाइप का अनुपात है 1:1, 2:1, 3 या 4:1? 3। 3:1 होगा। जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण किया जाता है तो सभी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे 9:3:3:1 के अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। मेंडल के प्रभाविता के नियम में प्रथम पीढ़ी F1 में प्राप्त संकर लंबे पौधों में जब स्वनिषेचन की क्रिया को होने दिया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी F2 में युग्मकों का पृथक्करण हो जाता है तथा F2 पीढ़ी में भिन्न लक्षणों वाले पौधे प्राप्त होते हैं। F2 पीढ़ी में यदि हम फिनोटाइप के अनुसार देखें तो 3 पौधे लंबे जबकि एक पौधा बौना प्राप्त होता है, अर्थात 75% पौधे लंबे एवं 25% पौधे बौने मिलते हैं, जिनका अनुपात 3:1 है। यदि हम जीनोटाइप के अनुसार देखें तो एक पौधा शुद्ध लंबा, पौधे संकर लंबे तथा एक पौधा शुद्ध बौना प्राप्त होता है, अर्थात 25% पौधे शुद्ध लंबे, 50% पौधे संकर लंबे एवं 25% पौधे शुद्ध बौने मिलते हैं, जिनका अनुपात 1:2:1 है। निम्न में से कौन सा विलयन बफर के रूप में कार्य करता है? HCl + NaCl, NOH + HCl या CH3COOH + CH3COONA या HCOOH + HCOONH4? कौन सा विलयन बफर के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन थर्ड CH3COOH + CH3COONA बफर के रूप में कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल उदासीन है? ग्लूटेमिक अम्ल, लाइसिन, वैलिन या ग्लाइसिन? कौन सा एमिनो अम्ल उदासीन है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक उदासीन एमिनो अम्ल है। यह प्रकृति में जल स्नेही है। इसकी पार्श्व श्रृंखला में एक एकल हाइड्रोजन परमाणु है। बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल? बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल, हिस्टामाइन और अन्य रसायन होते हैं। फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें लॉरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के निर्माण में भी किया जाता है? मक्खन, सरसों का तेल, जैतून का तेल या नारियल का तेल? नारियल का तेल।
जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ नारियल का तेल, लॉरिक एसिड नारियल के तेल में होता है। लॉरिक एसिड फैटी का एक विशिष्ट प्रकार है जो माँ के दूध के बाद नारियल तेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह कौन सी गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अंडे के पिसे हुए कवच में CaCO3 होता है जो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके उत्पन्न करता है कार्बन डाइऑक्साइड। रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, सेरेबेलम या सेरेब्रम? मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांकुंचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करना है। भूख तथा प्यास का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? मेडुला, दृक्पालियाँ, अनुमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस में डाईएन्सेफेलॉन की पार्श्व दीवारों के निचले भाग तथा तीसरी वेंट्रिकल का तल आता है। इसमें तंत्रिका कोशिकाओं के लगभग 1 दर्जन बड़े बड़े न्यूक्लियाई होते हैं। इनका प्रमुख कार्य भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.64 किलो, 1.36 किलो, 1.46 किलो या 1.63 किलो। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.36 किलो, लगभग 1.36 किलो। मानव मस्तिष्क की विशेषता है 2 दृक्पालियाँ, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस कैलोसम या उपयुक्त सभी? कार्पस कोलोसम मानव मस्तिष्क की विशेषता है। कार्पस कोलोसम। आमतौर पर एक इंसान का मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है और दोनों भाग आपस में तंत्रिकाओं के जाल द्वारा जुड़े होते हैं जिन्हें महासंयोजिका कार्पस कोलोसम कहते हैं। मनुष्य मस्तिष्क में CSF की मात्रा होती है 500 ml, 150 ml, 1000 ml या 1.5 ml। मनुष्य मस्तिष्क में CSF की मात्रा होती है 150 ml। मानव मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF स्वच्छ रंगहीन तरल है जो मस्तिष्क के रक्तक जालक में बनता है। मानव मस्तिष्क में CSF की मात्रा 150 ml होती है। यह खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क के लिए गद्दी जैसा कार्य करता है। भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी तपेदिक है यकृत की, रक्त की, अस्थि की या फेफड़ों की? फेफड़ों की। दोस्त प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है? दोस्त प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है? एड्स से है, क्षय रोग से है, पोलियो से है या कैंसर से है? क्षय रोग से है। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स यानी डॉट्स विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्य टीबी की रोकथाम हेतु 6-8 महीने में पूर्ण इलाज की एक मुहिम है। डॉट्स है ये, डॉट्स ना कि दोस्त। टाइफाइड का कारण है। डॉट्स प्रोग्राम का संबंध क्षय रोग से है। टाइफाइड का कारण है एस्चेरिचिया, साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, जियार्डिया। टाइफाइड का कारण है साल्मोनेला। मोतीजरा आंत्रज्वर टाइफाइड संक्रामक रोग है। यह छोटी आंत को प्रभावित करता है। छोटी आंत आहार नाल का भाग होती है, अतः कहा जा सकता है कि टाइफाइड से आहार नाल प्रभावित होती है। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इस रोग को मियादी बुखार, आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग का वाहक मक्खियाँ होती है। इस रोग से बचाव के लिए क्लोरोमाइसिटीन वर्ग की एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए। इसमें रोगी को सिरदर्द व तेज बुखार रहता है।
टाइफाइड के परीक्षण के लिए विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। बचाव हेतु टाइफाइड रोधी टीके TAB टैब में प्रयुक्त करते हैं। टाइफाइड मियादी बुखार जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के, कवक के या परजीवी के? जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड। मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है? विडॉल टेस्ट के द्वारा। मियादी बुखार, मोती झरा, आंत्र ज्वर, टाइफाइड संक्रामक रोग है। विडॉल टेस्ट द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है।